हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। असली जिन। असली जिन। तो उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी में कहीं कुछ कमी लगती है तो आप मुझे बताएं, जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। तो प्लीज़ दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। दोस्तों प्लीज़, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। सो प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। असली जिन। लखनऊ के पहले दिनों की याद नवाजिश अली को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष थी। एक हरे जिस्म की दुबली पतली नाजुक पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी, उसका नाम फरकदा था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्द भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का शदीद एहसास उस वक्त हुआ जब उसको मीठा बरस लगा। उसकी माँ ने बाहर आना जाना कतई तौर पर बंद कर दिया और उस पर कड़े पर्दे की पाबंदी आयद कर दी। उसको अब हर वक्त घर की चार दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई ना था, कोई बहन न थी। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा और फिर उसका अब्बा मियाँ उससे क्यों छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कि कोई और हो जिसके वजूद से उसकी ज़िंदगी की यक आहंगी दूर हो। वो हर वक्त उकताई उकताई सी रहती। अब उसको 18वां बरस लग चुका था। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे। पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था, पंजाबियों के एक खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की इन 6 से 1 बरस बड़ी थी। बड़ी तनोमंद, हट्टी कट्टी, उम्र से 2-2.5 वर्ष ज़्यादा ही दिखाई देती थी। एंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद उसके वालिदैन ने मुनासिब न समझा था कि उसे मजीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों उस लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम की रियायत से वो नरमो नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बल की फुर्ती और गर्मी थी। फरखदा को इस महीन महीन मूंछों वाली लड़की ने कोठे से देखा था, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नॉवेल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे, चुनाचे चंद जुमलों में ही दोनों मुतआरिफ हो गई। फरखता को उसकी शक्ल और सूरत पहली नज़र में कतन पुरकशिश मालूम न हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसका हर खुदोखाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का है जिसकी मसें भीग रही हैं। बड़ी सेहतमंद, भरे भरे हाथ पांव, कुसादा सीना, मगर उभारों से बहुत हद तक खाली। फरखदा को उसके बालाई लब, हर महीन महीन बालों का गुबार खास तौर पर बहुत पसंद आया। चुनाचे उनमें फौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी तो पूछा, ये नावल कैसा है? फरखदा ने कहा, बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था। मैं तन्हाई से घबरा गई थी तो सोचा चंद सफ़े पढ़ लूं। नसीमा ने यह नावल फरखदा से लिया। वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर जाग कर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरखदा को वापस भेज दिया। वो अभी तक तन्हाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो चंद और आंख देख लूं। किताबें खोली तो उसमें से एक रुका निकला जो उसके नाम था। ये नसीमा का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरखदा के तन बदन में कपकपियां दौड़ती रही। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरखदा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो अपने रुके के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4-4.5 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूद कर फरखदा से लिपट गई और चट से उसके होठों का तूल बोसा ले लिया। फरखदा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों मिलके बातें करती रही। नसीमा अब उसे और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी इसे बेहद पसंद आई और वहीं फैसला हो गया कि वो तादम ने आखिर सहेलियां बनी रहेंगी।
सालगिरह का दिन आया तो फरखदा ने अपनी माँ से इजाज़त तलब की। वो अपनी हमसाई जो उसकी सहेली बन चुकी थी बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजाइका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लोंडों की तरह कद कड़े लगाती रहती है। फरखदा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो बहुत अच्छी है, जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा, होगा, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम नहीं होता है, मुझे तो उसमें लड़कियों वाली कोई नजाकत नहीं लगती। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज़्यादा रब्त नहीं होना चाहिए। फरखदा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से स्रोता लेकर छलियाँ काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियाँ रहेंगी। इंसान को अपने वायदे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई एतराज नहीं किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गई कि तुम जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज धारीदार पोपलीन की थी, चुस्त पायजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फरखदा को इस लिबास में बहुत प्यारी लगी, चुनाचे उसने अपनी तमाम निस्वानी नजाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नसीमा को पेश किया। उसने कहा, मैं पीती नहीं। तो फरखदा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो इसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा इसके मुंह के साथ मुंह लगाकर खाए। एक आध मर्तबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरकदा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज आए, वो उससे चहल करे और ऐसी नरमो नाजुक लड़ाइयाँ होती रहें जिससे उसकी ठहरे पानी जैसी जिंदगी में चंद लम्हे लहरें पैदा होती रहें। लहरें पैदा होना शुरू हो गई और उनमें फरकदा और नसीमा दोनों लहराने लगी। अब फरकदा ने अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था दरवाजे बंद कर घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरखदा जब कोई चीज़ खरीदती तो नसीमा का जरूर ख्याल करती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी, चूंकि इकलौती थी इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफ़ी थी इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था, एक की बजाय 2 कमीज़ों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरखदा की 10 सलवारों के लिए सफ़ेद साटन ली तो नसीमा के लिए 5 सलवारों के लिए लट्ठा ले लिया जाए। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरखदा से ये तमाम चीज़ें लेती मगर शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत महसूस न करती, सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तहाइफ वसूल करके फरखदा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज़ अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती, तुम्हारे गुस्ल के लिए मुअत्तर पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोजख के दहाने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोजख का जिक्र जरूर आता। फरखदा को शुरू में थोड़ी सी हैरत के मुतल्लिक जरूर हुई, मगर बाद में वो नसीमा से घुल मिल गई। उसने महसूस किया कि इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सर्दी से निकल कर अगर आदमी गर्मी में जाए तो उसे हर लिहाज से राहत मिलती है और फरखदा को ये हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज़्यादा उस्तुवार होती गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई, जो नवाब नवाजिस अली मरहूम की बेगम को बहुत खलती थी। बाअज औकात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बावकार मालूम न होता। फरखदा अब ज़्यादातर नसीमा के ही पास रहती। सुबह उठकर कोठे पर जाती, नसीमा उसे उठाकर मुंडेर की तरफ ले जाती और दोनों कमरों में बंद घंटों किन बातों में मशगूल रहती पता नहीं। फरखदा की 2 सहेलियां और भी थी, बड़ी मुर्दार किस्म की, यूपी की रहने वाली थी, जिस्म छीछड़ा दोपली टोपियां सी मालूम होती थी, फूंक मारो तो उड़ जाए। नसीमा से तारुफ होने से पहले ये दोनों उसकी जानो जिगर थी, मगर अब फरखदा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा, बल्कि चाहती थी कि वो ना आया करें, इसलिए कि इनमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले वो नन्ही नन्ही चूहियाँ सी थी जो कुतरना भी नहीं जानती थी। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर नसीमा के घर में मौजूद नहीं थी।
इसका फर्रुखा को बेहद अफसोस हुआ। चुनाचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील माजरतनामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी। उसने खत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी यहाँ बेकैफ है, काश तुम मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची बहुत काम थे, मगर उसने कुछ भी न करने दिया। दिन में कम से कम 100 मरतबा कहती, मैं उदास हो गई हूँ। ये भी कोई शहर है? यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा खराब हो गया है। अपना काम जल्दी ख़त्म कीजिए और चलिए लाहौर। नवाब नवाजिस अली की बेगम ने सारे काम अधूरे छोड़े और वापस चलने पर रजामंद हो गई। मगर अब फरखदा ने कहा, जाना है तो ज़रा शॉपिंग कर लें। यहाँ कपड़ा और दूसरी चीज़ें सस्ती और अच्छी मिलती हैं। शॉपिंग हुई तो फरखदा ने अपनी सहेली नसीमा के 10 सिलेक्स के लिए बेहतरीन डिजाइन का कपड़ा खरीदा। वॉकिंग शू लिए, एक घड़ी खरीदी जो नसीमा की चौड़ी कलाई के लिए मुनासिब वो मौजूद थी। माँ खामोश रही कि वो नाराज न हो जाए। कराची से लाहौर पहुंची तो सफ़र की थकान के बावजूद फौरन नसीमा से मिली, मगर उसका मुंह सूजा हुआ था। सख्त नाराज थी कि वो उससे मिले बगैर चली कैसे गई। फरखदा ने बड़ी माफिया मांगी, हर सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राजी ना हुई। इस पर फरखदा ने जारो कतार रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा कि अगर वो इसी तरह नाराज रही तो वो कुछ खा कर मर जाएगी। इसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसको चूमने और पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद करके बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करती रही। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो गई। मगर फरखदा की माँ ने महसूस किया कि उसकी इकलौती बेटी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। चुनाचे उसने इसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फरखदा पर हिस्टोरिया के दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया कि लड़की को आसिब हो गया है। दूसरे लफ्जों में कोई जिन इस पर आशिक है जो इसको नहीं छोड़ता। चुनाचे फौरन टोटके टोने किए गए, झाड़ फूंक करने वाले बुलाए गए, तावीज गंडे, मगर बेसूद। फरखदा की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि आरिजा क्या है। दिन ब दिन दुबली हो रही थी। कभी घंटों खामोश रहती, कभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके पहरों आंसू बहाती रहती। उसकी माँ, जो ज़्यादा ज़ईफ उल एतिकाद नहीं थी, अपनी जान पहचान की औरतों की बात पर यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन आशिक है, इसलिए कि फरखदा इश्क और मोहब्बत की बातें बहुत ज़्यादा करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। एक मर्तबा फिर कोशिश की गई। बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया, मगर कोई फायदा न हुआ। फरखदा बार बार इल्तिजा करती रही कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज फरखदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा, जो कभी बाहर नहीं निकली थी, बुर्का ओढ़ कर हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फरखदा के कमरे में पहुंची, मगर वो वहां मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिस अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवानावार शुरू कर दिया। फरखदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा, मगर वो न मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए, मगर वो बराबर बावेला करती रही। फरखदा नींद दीवानी की हालत में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडेर की उखड़ी हुई ईंट बजाई और जोर जोर से दूसरी ईंट के साथ बजाया। कोई ना आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान, जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में से सबसे बड़ा था और बसाती में बैठा बीए के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था, बाहर आया। उसने देखा मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पतली नाजुक इंदाम लड़की खड़ी है। बड़ी परेशान हाल, बाल खुले हैं, होठों पर पीढ़ियां जमी हैं, आंखों में सैकड़ों जख्मी उमंगें सिमटी हैं। करीब आकर उसने फरखदा से पूछा, किसे बुला रही हैं आप? फरखदा ने इस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओह चलो आओ, और ये कहकर मुंडेर के इस तरफ से हल्की फुल्की फरखदा को उठाया और बरसाती में ले गया, जहां वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फरखदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से हो गई जिसमें नसीमा शरीक नहीं हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।